So now guys, we look at transfer of title by non-owners. एक बात हमेशा याद रखिए, आप ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स को अकाउंट्स में ऑलरेडी कर चुके हो। सर कब और कैसे? कंसाइनमेंट इज अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। इस पॉइंट का मतलब पहले समझ के चलो और इस बात में कॉन्फिडेंस हो जाइए बिल्कुल 100% कि आपको कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ में आ गया है। आने वाला है नहीं, आ गया है। देखिए, आपने अभी तक कंसाइनमेंट नाम के चैप्टर में क्या पढ़ा है, तो समझने की कोशिश कीजिए। कंसाइनमेंट में होता ऐसे था, ए ऑफ आगरा सेंड्स गुड्स टू बी ऑफ भोपाल हु सेल्स देम। गुड्स किसके हैं? ए ऑफ आगरा के, ये ओनर है। बी ऑफ भोपाल कौन है? कंसाइनी। ही इज एन एजेंट, ही इज एन एजेंट and he is authorized by owner to sell the goods on his behalf, to sell the goods on his behalf। आई बात समझ में? तो ये है, जब गुड्स सेल किए जाएंगे, सेल्स देम। जब सेल होगा, जब सेल होगा तब ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। यस और नो? और बी जो है, बी जो है वो कौन है? वो नॉन ओनर है, क्योंकि वो कौन है? वो कंसाइनी है, वो एजेंट है। आई बात समझ में? तो ये सिचुएशन आप ऑलरेडी कंसाइनमेंट में सीख चुके हो, हम ऑलरेडी से कंसाइनमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको आता भी है, ये आपको आता भी, ये आपको आता है, ये आपको अच्छी तरीके से आता है। आपने इसके अकाउंट्स किए हुए हैं, लेकिन अभी इस लॉजिक को आपको अप्लाई करना है लॉ में। अभी इसके थ्योरी पॉइंट्स आपको समझ के लेने, दैट्स द ओनली थिंग। अब इसके थियरी पॉइंट समझ के लेने, तो सबसे पहले दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 27 टू सेक्शन 30। चलो, पहली बात ये। सेकंड, सेल बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर subject to the provisions of this act or any other law where the goods are sold by a person who is not a owner and who does not sell them under the authority or with the consent, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had unless the owner is by his conduct precluded from denying। प्रीक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग का मतलब क्या है? वो डिनाई नहीं करता। प्रीक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग का मीनिंग क्या होता है? वो डिनाई, डिनाई मतलब रिफ्यूज नहीं करता। अब इस बात को समझ के चलिए, अब इस बात को समझ के चलिए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट ओनर एंड डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और कंसेंट। तो यदि जो ओनर नहीं है, जो ओनर नहीं है, उसे किस चीज की जरूरत होती है? अथॉरिटी एंड कंसेंट की जरूरत होती है। इसके बगैर, इसके बगैर नॉन ओनर कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। बट, बट सपोज अथॉरिटी एंड कंसेंट नहीं है। मैं फिर से कहता हूं,
अथॉरिटी एंड कंसेंट नहीं है, अथॉरिटी एंड कंसेंट नहीं है, बट ओनर precludes from denying sellers authority to sell। इसका मतलब क्या है? ओनर रिफ्यूज नहीं करता है, ओनर रिफ्यूज नहीं करता है, मतलब अथॉरिटी एंड कॉन्सेंट नहीं होगा और ओनर रिफ्यूज नहीं करता, तब भी नॉन ओनर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। इस बात को समझिए। पर अगर ओनर ने रिफ्यूज किया तो जो बायर होता है, he acquires no better title to the goods, मतलब सेलर ही इस गुड्स का ओनर नहीं है, जो सेल कर रहा है वो इस गुड्स का ओनर नहीं है, उससे बेटर टाइटल आपके पास नहीं आएगा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट आप आपके रेफरेंस के लिए ले सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट आप आपके रेफरेंस के लिए ले सकते हो। यदि लोगे तो अच्छा होगा, आपके काम में आएगा, क्योंकि मैं अभी इसके लिए एक टेबल सा यस एंड नो काइंड ऑफ चीज बना रहा हूं। यदि आप स्क्रीनशॉट लोगे तो अच्छा होगा। और अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अब जरा आगे के पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। इसको एक केस के तरीके से देखते हैं। ये केस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओनर ऑफ गुड्स कौन है? फॉर एग्जाम्पल, ओनर ऑफ गुड्स फॉर एग्जाम्पल कौन है? करण। सेलर ऑफ गुड्स फॉर एग्जाम्पल कौन है? ऋषि। और बायर ऑफ गुड्स फॉर एग्जाम्पल कौन है? आदर्श। ये तीन पार्टीज है। अब सेलर ऑफ गुड्स जो है, सेलर ऑफ गुड्स जो है, सबसे पहले व्हाट डज ही नीड? नीड्स कंसेंट प्लस authority from the owner to sell the goods। अभी कंसेंट एंड अथॉरिटी नहीं है, तब क्या होगा? तब बायर विल अक्वायर नो बेटर टाइटल देन सेलर। कंसेंट एंड अथॉरिटी नहीं है, बट ओनर precludes from what? Exact words. Owner precludes, right, from denying the seller's authority to sell. Precludes from denying seller's authority to sell। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ओनर सेलर को
सेल करने चैलेंज नहीं करता, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, रुकाता नहीं है। इसका मतलब यह है कि सेलर विदाउट टाइटल is not restricted by owner to sell. Seller without the title is not restricted by the owner to sell. इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कंसेंट एंड अथॉरिटी नहीं है, बट ओनर प्रिक्लूड्स फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। मतलब क्या, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में बायर विल गेट क्लियर टाइटल टू गुड्स। क्लियर टाइटल का मतलब क्या, ओनर बनेगा बायर। इसमें बायर ओनर नहीं बनेगा, चूजा बनेगा, बेवकूफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ऋषि ने करण के परमिशन के बिना करण के गुड्स आदर्श को बेच दिए। आदर्श वो गुड्स यूज कर रहा है, करण आके बोला ये मेरे गुड्स है, मुझे वापस कर। आदर्श ने बोला ऋषि ने मुझे बेचे। करण बोलता है ठीक है, सबसे पहले ये गुड्स मेरे, इसका ये प्रूफ है। ऋषि के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो करण अपने गुड्स आदर्श से लेके चला गया। आदर्श को ना गुड्स मिले और आदर्श के पैसे खर्च हो गए। अब आदर्श ऋषि के पीछे पड़ा कि मेरे पैसे वापस कर, और ऋषि अपना फोन बंद करके छुप गया कहीं। तो फंसा कौन? आदर्श फंसा। और यदि करण के अथॉरिटी के बगैर ऋषि ने गुड्स आदर्श को बेचे, करण को ये पता चला और करण ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, करण बोला ठीक है बेचे ना बेचे कोई बात नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आदर्श इस गुड्स का मालिक बनता है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेलर्स अथॉरिटी टू सेल बराबर है डिनाइड अगर होती है, बायर गेट्स नो बेटर टाइटल देन सेलर। और अगर ये प्रीक्लूड फ्रॉम डिनाइंग होती है, मतलब डिनाई नहीं होती, बायर गेट्स क्लियर टाइटल टू गुड्स। क्या होता है? बायर गेट्स अ क्लियर टाइटल टू द गुड्स। ये पॉइंट समझना बेहद जरूरी है कि बायर गुड्स का एक्चुअल मालिक जो है बन जाता है। आ रही बात समझ में आपके? बेहद ज्यादा जरूरी पॉइंट, बेहद ज्यादा जरूरी पॉइंट। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है। हाँ, मान दो ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन रिवीजन करने से पहले यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये सारा फंडा जो है वो बैठ जाएगा। आई बात समझ में? अब आगे चलेंगे, अब आगे चलते हैं। आगे देखो क्या होता है। Provided that where a mercantile agent is in possession of goods or of a document, any sale made by him when acting in ordinary course of business shall be valid as if he were expressly authorized by the owner to make the same, provided the buyer acts in good faith and has not at the time of contract of sale notice that the seller has no authority to sell. इसका मतलब क्या है? Where a mercantile agent is in possession of goods, मैंने पर्पसली ये बीच का पॉइंट नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये डबल कॉमास के बीच है। लॉ में जब दो कॉमास के बीच में एक वर्ड होता है, पहले आप उसको ना पढ़े, आप ऐसे पढ़े वेयर द मर्केंटाइल एजेंट इज इन द पोजेशन ऑफ गुड्स, और उसके बाद आप पढ़े विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। इसका मतलब क्या है? मर्केंटाइल एजेंट इन पोजेशन ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल ऑफ सच अ मर्केंटाइल एजेंट, कंसाइनी जो गुड्स लेता है और उन्हें बेचता है, और ओनर के कंसेंट से ही उसके पास वो गुड्स पड़े होते हैं ना, कि वो जाके ओनर से जोर जबरदस्ती करता है या चोरी डकैती करता है, ऐसा तो नहीं होता। तो ओनर के कंसेंट से कंसाइनी के पास में गुड्स पड़े होते हैं, या गुड्स ना भी पड़े हो, उसके डॉक्यूमेंट टू टाइटल मतलब उसके इनवॉइसेस, उसके चालान, उसका वॉर फिंगर सर्टिफिकेट उसके पास पड़ा होगा।
तो एनी सेल मेड बाय सच अ कंसाइनर ऑन अ रेगुलर बेसिस शैल बी वैलिड, ये अज्यूम किया जाएगा कि उसके पास ओनर की अथॉरिटी ऑलरेडी है, ये अज्यूम किया जाएगा कि उसके पास ओनर की अथॉरिटी ऑलरेडी है। आई बात समझ में? प्रोवाइडेड द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ। बायर एक्ट्स इन गुड फेथ का मतलब बायर भी ये मान लेता है कि आप इसके एजेंट हो, एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ नोटिस दैट द अथॉरिटी दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी ऑफ सेल। इसका मतलब क्या? ओनर है, एज यूजुअल एग्जांपल में ओनर करण है, एजेंट कौन है? ऋषि है, बायर कौन है? आदर्श। अब इसका काम ही है करण से गुड्स लेकर के उसे बेचना, लेकिन आदर्श ये बात मानता है कि इस एजेंट के पास ये गुड्स बेचने की अथॉरिटी है, और ऑन गुड फेथ वो इस पे भरोसा कर लेता है, ना कि इसकी बेइज्जती करके इसको बोले कि तुम्हारे पास तो बेचने की कोई अथॉरिटी नहीं है, तुम किस मुंह से मुझे बेच रहे हो, गुड्स दे के देखो, मैं ओनर से बात करूंगा। ऐसे होगा तो सेल ही नहीं हो पाएगा, ऐसे हुआ तो सेल ही नहीं हो पाएगा। पर ये आदर्श ऋषि की अथॉरिटी टू सेल को मानता है, बोलता है हाँ आप बेच सकते हो भैया, मैं खरीद रहा हूं आपसे, बात खत्म हो गई। ऐसे सिचुएशन में जब मर्केंटाइल एजेंट आता है, मतलब रेगुलर ट्रेड की बात आती है, तब जनरली, मेरा वर्ड है जनरली, तब जनरली आप गुड्स बेच सकते हो, क्योंकि देर इज अ एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी टू मेक द सेल, द सेल एक्सप्रेस अथॉरिटी टू मेक द सेल। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इस एनालिसिस में मैं नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा एक्सेप्शन में जा रहा हूं। इन द फॉलोइंग केसेस a non-owner can convey a better title to the bona fide purchaser of goods for value। अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा कि a seller who is a non-owner, what does he do? He sells goods to whom? The buyer. Buyer will get no better title than seller, means buyer will not be an owner, means buyer will not be an owner if owner does not give his consent and authority to sell। बट इसमें अगर एक्सेप्शन आया, तो इस एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है? कि विदाउट ओनर्स कंसेंट एंड अथॉरिटी, बायर को टाइटल मिलेगा। विदाउट ओनर्स कंसेंट एंड अथॉरिटी, पॉइंट को समझिए, क्या वर्ड यूज किया मैंने? कि विदाउट ओनर्स कंसेंट एंड अथॉरिटी, विदाउट ओनर्स कंसेंट एंड अथॉरिटी बायर को टाइटल मिलेगा। ऐसा कैसा? जनरली जो सेलर होता है वो नॉन ओनर होता है, वो गुड्स को ट्रांसफर करता है बायर को, बायर के पास नो बेटर टाइटल देन सेलर होता है इफ ओनर डज नॉट गिव कंसेंट एंड अथॉरिटी। अब इसका एक्सेप्शन क्या हुआ? कि ओनर ने कंसेंट और अथॉरिटी नहीं दी,
ओनर ने कंसेंट एंड अथॉरिटी नहीं दी, फिर भी बायर को टाइटल मिला। अरे कैसे मिला? एक्सेप्शन केस था इसके लिए मिला। तो अब इस एक्सेप्शन में क्या है ये हमें देखना है। तो ये एक्सेप्शन क्या है कि विदाउट कंसेंट एंड अथॉरिटी ऑल्सो द टाइटल विल पास। सो व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज विदाउट कंसेंट एंड अथॉरिटी टाइटल विल पास। इस पॉइंट को समझिए। व्हाट इज द एक्सेप्शन? विदाउट कंसेंट एंड अथॉरिटी टाइटल विल पास। क्या ये एक्सेप्शन अब सबको समझ में आ रहा है कि हम एक्सेप्शन में क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्सेप्शन किस चीज का क्या बोल रहे हो भैया? व्हाट आर यू सेइंग? आ रही है बात समझ में? यस सर। पक्का? आलिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि सो रही हो? यस अनुराग, सर। अनुराग, भूमि, यस सर। करण, यस सर। एहतिशाम, यस पीयूष, सर। यस सर। मनाली, यस सर। यस सर। समझ रहे हो? चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब इस सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट में क्या है? इसमें ओनर के कंसेंट स्लैश अथॉरिटी के बिना टाइटल पास्ड टू बायर। A sale made by mercantile agents of the goods for document of titles would pass a good title in the following circumstances. क्या क्या circumstances होंगे यहां पे ध्यान दीजिए प्लीज। सेल ऑफ गुड्स बाय मर्केंटाइल एजेंट। सबसे पहला पॉइंट, मर्केंटाइल एजेंट in possession of goods by consent of owner। मतलब ओनर बोलते हैं कि ये ले भाई मेरे गुड्स, तो ओनर को ऑब्वियसली पता है ना गुड्स कहाँ है, किसके पास है, क्यों है, वो बेचने वाला है, वो बेचने के लिए रखे है। तो ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में फिर से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो हिंदी में लिखा है इट्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मिस्टर ए वाज इन पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द कंसेंट ऑफ द ओनर कैन सेल देम विदाउट टेकिंग कंसेंट अगेन। क्यों? बार बार पूछू तो उससे अच्छा तू तेरे पास रखना। अभी गुड्स आ गए, सर मैं खाना खाऊं? ओके सर, खाना हो गया, थोड़ी गैस हो गई है सर, एक हल्की सी पाद मारूं? सर आपके गुड्स के समीत हूं सर, ये तो हो गया। सर ऐसा है कि मुझे ना दांत घसने हैं सर, तो आपकी परमिशन हो तो आपके गुड्स के आजू बाजू में अपने दांत घस लूं? अरे बेवकूफ, कितनी परमिशन लेगा? मेरे कंसेंट से ही तेरे पास पड़े ना गुड्स, तो रख और बेच, पैसा दे, बात खत्म कर। सेल वॉज मेड बाय हिम when acting in the ordinary course of business as an agent। मतलब देखो भैया, मैं एजेंट हूं, मेरे पास है ना तरह तरह के लोग तरह तरह के गुड्स लेने आते हैं। तुम्हारे गुड्स मेरे पास रखो, मैं बेचूंगा, आपको पैसा दे दूंगा। गुड्स यहां रखो, 2 महीने बाद आओ और पैसा लेके जाओ। पैसा नहीं मिला तो मैं गुड्स वापस कर दूंगा, तुम जाके कहीं और बेच दो। मेरा काम ही इन गुड्स को बेचना है। मैं एजेंट हूं, मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन दिस। स्टेशनरी एजेंट्स पे मैंने देखा है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पेन को ऑफलोड कर देती है। वो सेलो हो या वो हाउजर हो या वो पेंटोनिक हो या वो एडजेल हो, वो अपने पेन्स को ऑफलोड कर देती है सेंट्रल स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में। वो दुकान में रखता है, जिसने आया खरीदा, खत्म। नहीं आया, नहीं खरीदा, खत्म, गुड्स वापस दे देता है।
हर 2 महीने के बाद पेमेंट मिल जाती है, फिनिश्ड. सो सेल्स आर मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब इट इज अ रेगुलर फीचर, इट इज अ रेगुलर फीचर. इस बात को समझना बेहद ज्यादा जरूरी. इट इज रेगुलर फीचर. थर्ड, अभी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको बोलता हूं, आप ये वाले रेस्टोरेंट में जाइए, राम आश्रय. यहाँ पे क्या मिलता है? डोसा मिलता है, वड़ा मिलता है, उपमा मिलता है. ये माटुंगा में रेस्टोरेंट है. कहाँ पे रेस्टोरेंट है? माटुंगा में रेस्टोरेंट है. अब इसको बोलो मसाला डोसा दो, दे देगा. उसको जाके बोलो ना एक मुर्ग मुसल्लम और 2 नान चाहिए मेरे को, वो परेशान हो जाएगा. तो समझेगा ही नहीं. क्यों? इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो उड़पी है. आप पर्शिया दरबार नाम के रेस्टोरेंट में चले जाइए और उसको बोलिए मेरे को ना एक मसाला डोसा और एक मेदू वड़ा सांभर चाहिए. वो परेशान हो जाएगा. वो बोलेगा ये क्या खाने आप इधर आए हो? हमारे यहाँ पे तो मोगलाई डिशेस मिलती है, आपको साउथ इंडियन चाहिए, उड़पी रेस्टोरेंट में जाइए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कौन सा अच्छा है. रामाश्रय वाला बोलेगा अरे आपको मुगलाई खानी है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कौन सा मुगलाई के लिए रेस्टोरेंट अच्छा है, पर मेरे पास नहीं मिलता. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं डोसा बेचता हूँ. तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एजेंट है, ये एजेंट है, ये आपको क्या करता है? गुड्स बेच के देता है. आपका रेगुलर आना जाना लेना ले जाना है इस एजेंट के साथ, तो वो आपको पूछता हुआ नहीं बैठेगा. आपको पूछता हुआ नहीं बैठेगा सर अभी मैं गुड्स बेचू, ऐसा नहीं है. बेच देगा, पैसा लेगा, तुमको देगा, खत्म. बायर एक्टेड इन गुड फेथ and has at the time of contract of notice no notice. बेसिकली ये है सेलर ने भोले भाले बायर को सीए बनाया. आई बात समझ में? आई बात समझ में? सेलर ने भोले भाले बायर को सीए बनाया. सर सीए एक शब्द है जो सी से चालू होके ए से एंड होता है. उसका मतलब होता है बेवकूफ, उसका मतलब होता है शुद्ध हिंदी में बेवकूफ, गधा. ये चीटिंग का केस है, ये चीटिंग का केस है. इसमें क्या होता है? बायर ने गुड फेथ में गुड्स ले लिए, मतलब बायर का इंटेंशन ओनर को फंसाने का नहीं था. मतलब वो यही सोचेगा कि हाँ मेरा गुड्स बाय करने का इंटेंशन है, आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूं. तो इसमें बायर क्या होता है? बायर गुड फेथ में होता है, प्लस उसको नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सेलर हैज अथॉरिटी टू सेल. नो नोटिस दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल. नो नोटिस का मतलब उसको पता ही नहीं है कि सेलर बेच नहीं पाएगा. ऐसे वक्त ऐसे वक्त ऐसे वक्त ये जो बायर होता है इसको टाइटल मिल जाता है. अब सिचुएशन ये है, अब सिचुएशन ये है कि ये बायर और ओरिजिनल ओनर मिलके इस सेलर की बैंड बजा सकते हैं. ये बायर और ये ओरिजिनल ओनर मिलके इस सेलर की बैंड बजा सकते हैं. आई बात समझ में? अब समझने की कोशिश कीजिए. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काम की चीज है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काम की चीज. अब जरा फोकस कीजिएगा, अब जरा फोकस कीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए. आदर्श wants to buy a 1000 cc petrol engine motorcycle. Full stop. Rishi has stolen a 1000 cc
petrol engine motorcycle from Karan. He sells this to Adarsh. अब इसमें दो सिचुएशन है. Adarsh knows that motorcycle is stolen. इसका मतलब ये हुआ कि वो चोरी का माल खरीदने को आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि वो चोरी का माल खरीदने को आ रहा है. इसका क्लियर मतलब है कि द बायर हैज नॉट एक्टेड इन गुड फेथ. ही हैज नॉट एक्टेड इन गुड फेथ. सो ऐसे सिचुएशन में मैं कहूंगा कि बायर नंबर ए has not acted in good faith. Number B has notice of the fact that seller has no title, or rather no authority. We will use the exact words. We will use the exact words. That seller has no authority. What are the words? The words are seller has no authority. Seller has no authority to sell the property in goods. ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? He will get no title to the goods. Next, Adarsh does not know that motorcycle is stolen. नहीं पता है उसको. Over here, buyer A has acted in good faith, or B, he has no notice of the fact that seller has no authority to sell. In this situation, buyer, that is Adarsh, will get a clear title to the goods. मतलब आदर्श ओनर बन जाएगा. क्यों? क्योंकि he has acted in good faith. वो खरीदने गया 1000 सीसी की मोटरसाइकिल. उसको नहीं पता चोरी की है. उसने पेपर मांगे, भाई साहब ने पेपर भी दिखाया. बोलता इला पेपर भी है. तो हाँ पेपर भी है. पेपर पे करण का नाम है. तो करण बोलता डोंट वरी, आई एम इज रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता तो मेरे पास पेपर होते क्या? आदर्श बोलता हाँ यार ये तो बात सही है. गाड़ी के पेपर है आपके पास, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो. गाड़ी है मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो. आप बार्गेन भी कर रहे हो, मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव हो. चलो आपके पास अथॉरिटी है तो भाई ले लो, 1 लाख रुपया मुझे दे दो. लाख रुपया लेके ऋषि भाग गया. करण ने आदर्श को 2 महीने बाद सिग्नल पे रुकाया. होता है यार ये देखो पेपर में पहले आपका नाम था, अब मेरा नाम चढ़ गया गाड़ी के पेपर में, आपके एजेंट ने बेचा. बोलता वो तो मेरा एजेंट था ही नहीं. अब आप जाइए कोर्ट में. कोर्ट में करण और आदर्श दोनों ऋषि पे केस कर सकते हैं. दोनों ऋषि पे केस कर सकते हैं. पहले वाले केस में जिधर आदर्श जानता है कि मोटरसाइकिल चोरी की है, उधर करण ऋषि और आदर्श पे केस करेगा. लेकिन आदर्श करण पे केस नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि वो चुराई हुआ माल खरीद रहा है. चोर बाजार से जब माल खरीदते हो
तब कुछ हो नहीं सकता। यहां पे करण कैन सू ऋषि एंड आदर्श, यहां पे आदर्श एंड करण कैन सू ऋषि। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। टाइटल ऑफ गुड्स इन दिस सिचुएशन is a disputed thing between Karan and Adarsh. Now, in this situation, as per law, as per interpretation of section 27 to section 30, the title has passed to Adarsh. But the title has passed to Adarsh because Karan's goods were forcibly taken from him. So, even Karan has got a right over those goods, whereby if Karan wants the title to the goods, Adarsh can return it to him if he receives the compensation. Now, Adarsh does not care where the compensation comes from. It can come from Rishi or it can come from Karan, but the compensation has to come. So here, the title of the goods does not officially pass, but buyer gets a clear title. Title is not transferred. Now, these goods can be owned by both these parties, you need to understand. क्योंकि ऐसा हो गया तो यार मेरे चोरी का सामान तो मेरा होगा ही नहीं। मतलब क्या, मेरी गाड़ी मैंने नीचे खड़ी की, आपने चुरा ली तो आपकी बन गई, तो फिर ये तो लॉलेसनेस हो जाएगा, लॉलेसनेस हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब मेरी साइकिल नीचे खड़ी है, आपने चुरा ली, आपकी बन गई। ये लॉजिक से अगर मैं आपकी बीवी को उठवा लूं तो आपकी बीवी मेरी बन गई है। ये क्या लॉजिक हुआ? दैट इज स्टूपिडिटी, दैट इज स्टूपिडिटी, एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। मेरा खाना आपने चुरा लिया, आपका बन गया। आपकी बाइक मैंने चुरा ली, मेरी बन गई। यार ये तो ऐसा सिचुएशन तो पाकिस्तान में होता है। दैट इज लिटरली व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। ये मोदी जी का भारत देश है, इसमें यहां हो नहीं सकता ये सारी चीजें। आ रही है बात समझ में? आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। If one of the several joint owners has the sole possession and permission, then goods are transferred to any person who buys from such a joint owner in good faith and has not at the time of contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. चलिए इसका एक सिंपल केस स्टडी लेके कहानी को खत्म करते हैं। Goods are owned by Karan, Rishi and others. Goods are in possession of Rishi, comma, who sells them to Preet, who sells them to Preet. Now Preet and Rishi. What does Rishi require? Number one, Rishi requires the consent of all the other co-owners. Rishi के पास क्या होना चाहिए? He has to have the permission of the co-owners and the possession of the goods. What are the two things? He must have the permission or consent of whom? Of Karan, comma, Adarsh. And he must have the possession of goods. Suppose consent of Karan and Adarsh is not there. In case it is there, then Preet will get title of goods. It is not there. Preet will get
clear title only if he has acted in good faith. Now, Preet acts in good faith, plus has no notice that seller does not have the authority. What are we talking about? He has no notice, उसको नहीं पता, उसको लगता है कि यार ये एक ही व्यक्ति सेलर है. Yes, no notice that seller has no authority to sell. उसको नहीं पता बेचारे को, he has no idea, has no notice that seller has no authority to sell. He has no notice. He acts in good faith and no notice. In this situation, Preet gets clear title. Next, it does not act in good faith. No clear title to the goods. ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए when we are talking about joint owners? क्या होना चाहिए? सबसे पहले one of the joint owner should have possession of the goods. Second, the joint owner with possession should have consent of all other joint owners. The joint owner with possession should have consent of all other joint owners. One of the joint owner should have possession of the goods and he must have the consent. अगर ये नहीं हुआ तो बायर को टाइटल तभी मिलेगा जब वो एक्टेड इन गुड फेथ है. अगर वो एक्टेड इन गुड फेथ नहीं है तो नो क्लियर टाइटल ऑफ द गुड्स, बायर खुद चोर है साथ. आई बात समझ में? आर यू ऑल विथ मी ऑन दैट? हैव यू Yes, sir. अंडरस्टूड? यस और नो? काइंडली गिव मी रिस्पॉन्सेस. Yes, sir. यस गाइस, सुपर्ब. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम में आएगा. ले लिया स्क्रीनशॉट? आई एम रबिंग इट ऑफ. चलिए अगला पॉइंट. सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर voidable contract. Interesting. A buyer would acquire title to the goods sold to him by a seller who had obtained the possession of goods under a voidable contract on grounds of coercion, fraud, misrepresentation, or undue influence, provided that the contract had not been rescinded until the time of sale. समझने की कोशिश करते. Rishi has got possession of goods from Karan. Under a contract that is voidable if Rishi fails to meet certain conditions. Next, Rishi fails to meet
these conditions. Therefore, contract is voidable by action of current and current gets, or current rather can get, back from Rishi. This contract is enforceable between 1st January 2015 to 31st of March 2015. On 10th March 2015, Rishi sold goods to Adarsh, and Rishi failed his conditions on 20th March. In this situation, title belongs to Karan unless Rishi sold these goods to others by using misrepresentation, coercion, undue influence. What is the next word? Undue influence. And one more word is there, that is fraud. If yes, then title belongs to Adarsh. If no, title belongs to Karan. I repeat this point, this case. I want you to understand this chart. कि ऋषि को कुछ गुड्स का पोजीशन मिला करण से कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो वॉइडेबल था अगर ऋषि ने कुछ कंडीशंस मीट नहीं किए. इस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन थी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च. ऋषि ये कंडीशंस मीट करने में फेल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, लेकिन उसको वॉइडेबल करने के लिए करण को आगे आना पड़ेगा. वो चुप बैठा तो कुछ नहीं होगा, और करण आगे आकर के उसके गुड्स ऋषि से ले सकता है. अब ऋषि ने ये फेलियर कब किया उसके कंडीशंस में? 20 मार्च को किया, पर 10 मार्च को ही वो गुड्स आदर्श को बेच चुका है. यदि ये गुड्स मिसरिप्रेजेंटेशन, कोयर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, यदि ये गुड्स मिसरिप्रेजेंटेशन, कोयर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड से बेचे गए हो तो आदर्श को टाइटल मिलेगा. लेकिन ये गुड्स किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन, कोयर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड से नहीं बेचे गए हो तो आदर्श को टाइटल नहीं मिलेगा. यह टाइटल करण के पास ही रहेगा. Am I clear about this, ladies and gentlemen? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्सेस. क्या ये पॉइंट समझ में आया है? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. मनाली, पीयूष, देवराज, Yes, sir. किशन, Yes, Karan? sir. Are we understanding? Yes, sir. Sure? Yes, sir. Sure? Okay. Take a screenshot. Take a screenshot. Sold by one was already sold the goods but continues in possession thereof. ये डबल सेल का केस है.
If a person sold them and continues to be in possession of them, he may sell them to a third person. And if such a person obtains the delivery in good faith, without notice of the previous sale, he would have a good title to them. ये जबरदस्त है, ये जबरदस्त है, full हेराफेरी है, ये full झोल झापाट है. Although no property passes to the first buyer earlier, a pledge or other disposition of goods goods or documents of title by the seller in possession are equally valid. अब इसका मतलब क्या है वो समझ के लेते. इसका मतलब क्या है वो समझ के लेते. Rishi is in possession of some goods. क्या हुआ? ऋषि इज इन पोजिशन ऑफ सम गुड्स. अब सुनो, एक सेकंड में पानी पी लो, एक मिनट. And he sells them to Karan on 15th of March 2015, full stop. Karan pays an advance of rupees 10,000 and balance 20,000 will be paid on 15th of April 2015 and Karan will take the delivery. क्या यह पॉइंट सबके समझ में आया कि ऋषि के पास कुछ गुड्स थे, उसने करण को बेचे 15 मार्च को. करण को बेचते हुए उसने कहा कि भैया पहले एडवांस दो. करण ने 10,000 रुपए दे दिए. फिर ऋषि ने उसको एक रिसीट काट के दे दी होगी. तो ऋषि ने क्या बोला? बैलेंस 20,000 अब कब तक दोगे? करण ने बोला 15 अप्रैल को दूंगा, 1 महीने बाद. ऋषि ने बोला ठीक है, तो 1 महीने बाद आके गुड्स ले जाओ. करण बोला ठीक है. ऑन 30th of March 2015, Rishi sold the same goods to others who paid upfront cash rupees 32,000, full stop. अब सिचुएशन क्या है? मैं पहला कमेंट कर रहा हूं. गुड्स सोल्ड टू आदर्श वर ऑलरेडी सोल्ड टू करण. बेचारे आदर्श को या तो ये पता होगा या तो ये पता नहीं होगा. अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ. अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ. क्या बोलता है इंस्टीट्यूट? कहता है it continues to be, he may sell them to a third person. Such persons obtain delivery in good faith and without notice of previous sale. Interesting, very interesting. Adarsh has acquired the goods in good faith and no notice of sale to Karan. ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? टाइटल किसका बन जाएगा? आदर्श का बन जाएगा. Can Karan sue for the title of the goods? He cannot, because he has not paid the full consideration of 30,000. He can sue for the advance. Keep that much in mind. ये होती है वकील की स्किल. करण का वकील कोर्ट में बोलता है वी आर सुइंग फॉर द गुड्स. ऋषि का वकील बोलता है नथिंग डूइंग. द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 30,000. यू हैव पेड 10,000. यू हैव नो राइट ओवर द गुड्स. यू वांट टू फाइट इट आउट? फाइट इट आउट ओवर द एडवांस. वी आर रेडी टू आर्ग्यू द केस. वी आर रेडी टू आर्ग्यू द केस.
वी विल आर्ग्यू द केस, बट यू कांट फाइट फॉर द गुड्स। 10 रुपया दे के बोलने का 30 रुपए का माल चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता बॉस, ऐसा हो नहीं सकता है। पूरा पैसा दिया रहेगा तो गुड्स की बात करो, दिया गया नहीं दिया तो कहां से मांगेगा भाई तू गुड्स? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। Goods sold to others, they were already sold to Karan. He acted in good faith and no notice of sale to Karan. Title will go to others. However, does not act in good faith. Title will not go to others. Title will not go to others. Why? Because he did not act in good faith. पता था उसको किसी का बेचा हुआ माल ले रहा हूं, क्योंकि वो बेचारे के पास में पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, तो किसी गरीब का 10,000 मार रहा हूं मैं आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास ये 32,000 पड़ा है, और ये तो अपने स्टोरी का विलन शुरुआत से है। ये तो प्रेम चोपड़ा है आज का, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंडा, ये सब विलन थे ना। रजा मुराद, डैनी डेक्सोपा, हम ये जो है वो शक्ति कपूर, ये शुरुआत से है। शक्ति कपूर भी विलन हुआ करता था पहले, बाद में वो कॉमेडियन बना। शक्ति कपूर पहले बहुत बड़ा विलन हुआ करता था कादर खान के साथ, बाद में दोनों ने डिसाइड किया यार ये विलन ही बहुत हो गई, हम लोग कॉमेडियन बन जाते हैं। तब से कादर खान और शक्ति कपूर जो कॉमेडियन बन गए वो बन गए। ठीक है, चलो, व्हाट इज द स्टोरी? ऋषि इज इन पोजेशन ऑफ सम गुड्स एंड ही सेल्स देम टू करण ऑन 15th मार्च। सेल की बातें हो गई, करण बेचारा एडवांस दे गया 10,000 का, और बैलेंस बोलता है 20,000 बाद में दूंगा 15 अप्रैल को जब मेरे पास गुड्स आएंगे। करण ने गुड्स की डिलीवरी ली, एंड करण विल टेक डिलीवरी व्हेन? ऑन 30th। ओ इसमें ना एक मिस्टेक है, he will be paid on this and Karan will take, चलेगा चलेगा 30th मार्च भी चलेगा। ऋषि sold the same goods to others who paid upfront cash 32,000 on 18th मार्च। मतलब 15 मार्च को 10,000 की कमाई हो गई। अब 18 मार्च को सामने से भाई साहब पूरा रोकड़ा लेके आ गए। ऋषि ने क्या सोचा, बोलता यार इसके लिए 1 महीना रुको, फिर ये 20,000 देगा। इधर सामने सामने मुझे 2,000 रुपया एक्स्ट्रा अभी के अभी मिल रहा है। छोड़ना करण को गोली मार यार, क्या कर लेगा वो। ऋषि आदर्श गुड्स लेके जा, आदर्श को गुड्स दिया, आदर्श को गुड्स दिया। आदर्श को पता नहीं है, अब टाइटल उसका हो। आदर्श भी एक नंबर का झोल मास्टर है। तो अच्छा ऐसा है क्या? तो ऋषि को बोलता है चल तू संभाल ले वो करण को, मैं गुड्स देके तेरे को अभी 2,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, दे मेरे को अभी के अभी। ऐसे सिचुएशन में टाइटल पास नहीं होती, ऐसे सिचुएशन में टाइटल पास नहीं होती। आई होप दिस इज क्लियर, एवरीबॉडी हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट। आगे चलते। सेल बाय द बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, वेरी इंटरेस्टिंग। Where the buyer with the consent of the seller obtains possession before the property in them has passed to him, he may sell, pledge or otherwise dispose the goods to a third person, and if such a person obtains the delivery of goods in good faith without the notice of lien or other right of the original seller, he would get a good title to them. My God, very interesting, very interesting. अभी इसमें हम लोग करण को विलन बनाएंगे, ये ऋषि बहुत टाइम से विलन था। ऋषि sold goods worth ₹30,000 to Karan against an advance of ₹10,000, and Karan took delivery of the goods. ये कब हुआ? ये 15 अप्रैल 2016 को हुआ। चलो ठीक है, चलो ठीक है।
18 अप्रैल को करण ने क्या किया? करण सोल्ड द गुड्स टू आदर्श for rupees 60,000. Let us analyze the situation. First things first. Karan has possession of goods and not their title. टाइटल नहीं है उसके पास. Why उसके पास टाइटल नहीं है? Because full consideration is not yet paid. Because full consideration is not yet paid. Point number one. Point number two. Because of this, Rishi still has right over the goods. ये कैसा राइट है? राइट ऑफ लीन. ये गुड्स को जब्त कर सकता है. यस और नो? आई बात समझ में? नंबर 3, आदर्श बाइज द गुड्स फ्रॉम. विलन कौन है अभी इसमें? करण. ये बाजीगर है. ठीक है करण? शाहरुख बाजीगर में, डर में और अंजाम में विलन था, तो आज ये तेरा बाजीगर है. ठीक है? आगे जाके तू शाहरुख खान बनेगा. आदर्श बाइज द गुड्स. आदर्श जॉनी लीवर है बेचारा, सब जगह पे वो फंस रहा है. ठीक है? विक्टिम है बेचारा. चलो, आदर्श बाइज द गुड्स फ्रॉम करण. आदर्श बाइज द गुड्स फ्रॉम करण. ये बाइज देम इन गुड फेथ. बेचारा भोला है. एंड ही हैज नो नोटिस. नो नोटिस को कैसे याद रखने का? अरे मेरे को तो आइडिया ही नहीं. दो आई नो आइडिया. नो आइडिया, नो नोटिस. नो नोटिस about the lien that can be exercised by ऋषि. ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? टाइटल किसे मिलेगा? आदर्श को मिलेगा. पर it does not act in good faith. अगर ये सिचुएशन रही तो टाइटल आदर्श को नहीं मिलेगा. आदर्श को टाइटल नहीं मिलेगा. I hope I'm clear about this. On 15th of April, Rishi sold goods worth 30,000 to Karan against an advance of $10,000 and Karan took delivery of the goods. 18th April को उसने वही goods sale कर दिया आदर्श को 60,000 के लिए. Karan has possession of goods and not their title because full consideration is not yet paid. Because of this, Rishi will still have a right over the goods. This is called a right of lien. Now Adarsh will buy the goods from Karan. Now Karan in good faith, who has no notice about this lien, Adarsh in good faith, who has no notice about this lien, will get the title. But if Adarsh does not act in good faith, the title will not go to Adarsh. आई बात समझ में? I hope this is clear, amply clear. We have taken the example over here. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं तो सजेस्ट करूंगा स्क्रीनशॉट लेके रखिए मत, रात को आपके नोटबुक में लिख भी लीजिएगा. आगे चलते ओ सो सॉरी. आगे चलते. So here what we have finished? We have finished the fifth one. Estoppel. Where the owner is estopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get a good title against the true owner. But before a good title,
by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out that the other person in question as the true held out the other person in question as the true owner or as an authorized seller. चलिए, A said to B in the presence of C that A is the owner of the house, but C remained silent, owner of the horse, but C remained silent that the horse belonged to him. B bought it from A. Here the buyer will get a valid title to the horse, even though the seller had no title to the horse. In this case, C by his own conduct is prevented from denying A's authority to sell the horse. घोड़े बेच रहे. अब यहां देखिए, Rishi sells goods to Adarsh in Karan's presence. Karan is the owner of the goods. Who does not deny the sale. Most important point is Adarsh is acting in good faith. And has no notice that Karan is the owner of the goods, who does not deny the sale. ऐसे सिचुएशन में टाइटल will pass from Karan to others. Since he does not deny the sale, it is called an estopped sale. मतलब कोई तो प्रेशर है तो करण चुप बैठा है. अब करण पे कोई तो प्रेशर है. अगर करण ये प्रूव कर दिया कि ऋषि ने उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या कोवर्जन किया था, तो ऋषि को, करण को डैमेजेस देने पड़ेंगे. आदर्श का इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. इट इज कॉल्ड एन एस्टॉप्ड सेल. अब ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको इसमें. करण कंटेंट्स that Rishi used fraud, undue influence, misrepresentation, coercion. That is why he kept quiet. अगर ये हुआ, करण कैन सू ऋषि फॉर डैमेजेस. आदर्श गॉट द गुड्स, उसका किसी को भी सू करने का सवाल उठता नहीं है. उसका किसी को भी सू करने का सवाल उठता नहीं है. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जो भी है, वन ऑफ द टू. राइट गाइस, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने. आगे चलता हूं. Yes, sir. नेक्स्ट, सेल बाय एन अनपेड सेलर. जबरदस्त है. Unpaid seller has exercised the right of lien or stoppage in the transit, resells the goods. Buyer acquires a good title against the original buyer. बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है. अब ये देखिए, इजी है समझने में, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन इसका एक दफा ले लेते हैं. हुआ ऐसे कि ऋषि सोल्ड गुड्स टू करण and sent them for delivery.
ऋषि कहाँ पे स्थित है? ऋषि मुंबई में स्थित है। करण कहाँ पे स्थित है? मीरठ में स्थित। चलिए चलिए, डिलीवरी स्टार्ट्स on 15th March and goods expected to reach Meerut on 18th March. Under agreement, Karan agrees to pay on 17th March. On 17th March, due to some challenges, Karan does not pay. Rishi calls Samir at Rampur and sends goods to him. That is a sale, or rather I will say, and sells goods to him. तो ये क्या हुआ? मुंबई से सामान मेरठ जाने वाला था। यदि पेमेंट कब मिल जाती? 17 मार्च को मिलती, लेकिन वो मिली नहीं। ये बीच में से ही लखनऊ के पास आके ये गुड्स रामपुर भेज दिए जाते हैं। ये गुड्स कहाँ भेज दिए जाते हैं? ये गुड्स रामपुर भेज दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरठ में बैठे हुए करण ने इसकी डिलीवरी नहीं ले पाया, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया। समीर ने, he calls up Samir and sells the goods to him, who pays immediately. Who pays immediately. समीर जो यहां बैठा है वो क्या करेगा? उसने इमीडिएट बेसिस पे ऋषि को IMPS के माध्यम से पेमेंट कर दी। ऋषि ने गुड्स रामपुर भेज दिए, और सेल किसके बीच में हुआ? समीर और ऋषि के बीच में ये सेल हो चुका। तो ऐसे सिचुएशन में टाइटल किसे मिलेगा? टाइटल सीधा सीधा समीर को मिलेगा, क्योंकि समीर हैज एक्टेड इन गुड फेथ। ये पूरे ट्रांजैक्शन में चीटिंग किसी के साथ नहीं हुई है। आपने पेमेंट की नहीं मेरे यहाँ पे अड़चन थी, चलेगा। अड़चन जब जाएगी तभी फिर से ऑर्डर प्लेस कीजिए, मैं तभी आपको गुड्स बेचूंगा। अड़चन जब जाएगी तब देखेंगे। नहीं, पर वो अड़चन बहुत थी, ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कहानी खत्म। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स मूव अहेड। और फाइनली, अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स। देखिए, कोई कोई एक्ट्स के तहत ऐसा होता है कि किसी ना किसी को तो गुड्स का पोजेशन मिल जाता है, तो ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर विल गिव अ परचेसर द वैलिड टाइटल। मतलब कंपनीज एक्ट के तहत गुड्स का कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, तो एक अमुक बायर को ये गुड्स का टाइटल मिल गया। परचेसिंग देम फ्रॉम द फाइंडर ऑफ गुड्स एज पर, क्या बोलते हैं इसे, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। या फिर सेल ऑफ पॉनी, ही इज गॉट अ गुड टाइटल बिकॉज़ द गुड्स आर विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये दोनों पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो जल्द ही चालू होगा। तो सेल अंडर अदर प्रोविजन में क्या है? सेल बाय पॉनी एंड सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स एंड सेल बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर।
इसको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे हाईलाइट कर दीजिए. दिस इज द एंड ऑफ योर सेक्शन. दिस इज द एंड ऑफ योर सेक्शन 3.3, transfer of title by the non-owners. Transfer of title by the non-owners. Next we have to discuss the section number 3.4. I believe this is the last section of this particular chapter. We will discuss this and then we'll take a 10-minute break where we will all check the score of the semi-final. आई बात समझ में? Now, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अब एक सिंपल लॉजिक समझ के चलिए. सेल होता क्या है? सेल होता क्या है? व्हाट इज लाइफ? ऐसा बोलता, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? तो समझो कि सेल क्या है. व्हाट इज सेल? सेल में एक सिंपल पॉइंट है. एक सेलर होता है, एक बायर होता है. सेलर बायर को क्या देता है? गुड्स देता है. और बायर सेलर को क्या देता है? कंसिडरेशन देता है. जब बायर को गुड्स मिलते हैं और जब सेलर को कंसिडरेशन मिलता है, जब बायर को गुड्स मिले और सेलर को कंसिडरेशन मिला, तब ये माना जाता है कि ट्रांजैक्शन खत्म हुई. बायर को गुड्स मिले, और सेलर को कंसिडरेशन मिला, कहानी समाप्त हो गई. किसकी कहानी? सेल की कहानी समाप्त हो गई. ये बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी. तो आप आपके कंडीशंस को सेटिस्फाई कीजिए. अब इसमें कैसा है? आपको आपके क्या सेटिस्फाई करने हैं? कंडीशंस को सेटिस्फाई करें. सेल खत्म हो गया. प्लीज इस पॉइंट को समझ के चलिए. किसे सेटिस्फाई करना है? कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है. और सेल जो है वो खत्म हो गया. ये है मीटिंग द कंडीशंस ऑफ सेल. इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर जाने से पहले, इस सेक्शन में जाने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि होता क्या है. ये होता है. अब समझो, इसमें सेलर को क्या देनी पड़ती है? सेलर को डिलीवरी करनी पड़ती है. और दूसरा, बायर को डिलीवरी लेनी पड़ती है और बी, बायर को कंसिडरेशन देना पड़ता है. इस पॉइंट को समझो. जब तक कि ये डिलीवरी लेता नहीं है, तब तक कि ये सेल होता नहीं है. अब आप अमेज़न से कुछ ऑर्डर कीजिए, एक अमुक चीज, जब तक कि वो आपके पास पहुंचती नहीं है वो अमुक चीज, तब तक कि वो सेल खत्म नहीं होता. यदि आप पैसे एडवांस में दे दीजिए या पैसे आप कैश ऑन डिलीवरी कीजिए, जब तक आपको गुड्स ही मिलेंगे नहीं, तब तक ये सेल कहां से कहलाएगा? ये पॉइंट को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है. जब तक आपको वो गुड्स मिलेंगे ही नहीं, तब तक ये सेल कहां से कहलाएगा? आपने पेमेंट कर दिया. यदि आपने पेमेंट कर दिया हो, यदि आपने पेमेंट कर दिया हो, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है, तो इसका मतलब यही है कि आप सेलर के क्रेडिटर हो. यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो आप सेलर के क्रेडिटर हो. क्यों? क्योंकि आपको डिलीवरी मिली नहीं. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर है, उसका फोकस किस पे है? डिलीवरी पर है. इसका फोकस है डिलीवरी पर है. क्योंकि डिलीवरी के बगैर
सेल हो नहीं सकता, डिलीवरी के बिना सेल हो नहीं सकता। आई बात समझ में? आई होप यू क्लियर अबाउट दिस। आई होप यू क्लियर अबाउट दिस। काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट because what we've essentially done right now is we've tried to understand what the entire upcoming section is about with respect to the term sale, right? Let's get to it then. Now, the performance of a contract implies delivery of goods and acceptance of the delivery of goods and payment of price. What is this? Delivery, acceptance of delivery and payment of price. So sale contract, you may want to draw this in your module, has three aspects. What are they? Number one, delivery of goods. Acceptance of delivery. And payment of price. What are all these three things put together? All these three things put together become a sales contract. What is a delivery? It's a voluntary transfer of possession from one person to another. For delivery, physical possession is not important. Buyer should be placed in a position so that he can exercise his right over the goods. Now, please understand the meaning of this. Please understand the meaning of this. Rishi sells goods to Karan. These goods are currently in Rishi's warehouse in Bhivandi. Karan is in Mumbai. Now Karan instructs Rishi give a delivery to Adarsh, and Adarsh is in Pune. Adarsh is in Pune. Here understand one thing. Karan does not get the physical delivery of the goods. Please keep this much in mind. Karan does not get the physical delivery of the goods. But Karan can influence the entire transaction. He can exercise his right over the goods. Yes, he's the owner. He has paid the money. But Karan exercises his right over the goods. How? By asking Rishi to make the delivery at location of Adarsh. Here, delivery does not need Karan to get physical possession of goods, plus sale is over when goods are received by Adarsh, plus sale is over when Rishi sends goods, goods are received by Adarsh,
and money is paid by Karan. Please understand this aspect. Please understand this aspects. It's essential for you to understand the upcoming section. I hope everybody understands this. I hope everybody has understood these particular aspects. I hope everybody has understood these particular aspects. I hope you're with me on that. I hope you're with me on that. Take a screenshot if necessary. I'm erasing this now. You can take a screenshot now. I'm erasing it off. Next. Now, delivery is of three types: actual, symbolic, constructive. Actual, symbolic, and constructive. What are the duties of the seller and the buyer? It is the duty of the seller to deliver and that of the buyer to accept and pay. That's it. Payment and delivery are concurrent conditions. मतलब साथ में चलते हैं. डिलीवरी किया पर पेमेंट नहीं किया ऐसा नहीं चलेगा. पेमेंट किया और डिलीवरी नहीं किया ऐसा नहीं चलेगा. दोनों साथ में होने चाहिए. दोनों साथ में होने चाहिए. अब रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी. अब पार्शियल डिलीवरी, इंस्टॉलमेंट में की गई डिलीवरी, और डिलीवरी किसी तो व्यक्ति को की गई जिस व्यक्ति ने आपको ला करके गुड्स देने हैं. अब आपको एक बेहद बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आप इसे चेक भी कर सकते हो, लोकेशन के साथ बताता हूं. मुझको मालवणी क्यूजिन बहुत पसंद है, तो पार्ला ईस्ट में भूटा हाई स्कूल के वहां एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मालवणी आस्वाद. वहां पे टिपिकल मालवणी स्टाइल का खाना बनता है. उस जगह के मालिक का नाम मिस्टर राणे है. तो मैंने राणे साहब से बात की और उनको बोला कि सर आप जोमैटो पे क्यों नहीं हो. जब मैं वहां खाने गया था, बहुत ही सिंपल रेस्टोरेंट है. उन्होंने कहा मैं जोमैटो पे नहीं हूं क्योंकि एक तो मेरा बिजनेस छोटा है, मैं मेरे सारे खाने की डिलीवरी किचन से ही देता हूं, मेरे इसी रेस्टोरेंट के किचन से देता हूं, और मैं उतना बनाता हूं जितना मेरा एक दिन में निकल जाता है, तो मेरा रेस्टोरेंट ऑलवेज फुल होता है. मैंने नोटिस किया कि कभी भी उसका रेस्टोरेंट देखिए, कभी भी उसका छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, उसमें अबाउट 8 टेबल होंगे, कभी भी वो फुल होते हैं और बाहर कम से कम 7 लोग वेटिंग में होते. इट्स अ वेरी बिजी रेस्टोरेंट, वेरी टेस्टी फूड. तो मैं एक बार आई वॉज एट होम और मेरे कुछ दोस्त आए थे जिन्हें भी मालवणी क्यूजिन बहुत पसंद है. तो मैंने बोला कि मैं राणे साहब से बात करता हूँ, कुछ रास्ता निकालते. उन्होंने बोला एक काम करो, आप डंजो वाले को भेजो. किसको भेजो? डंजो वाले को. डंजो वाले को. मैंने बोला ठीक. मैं यहाँ हूं, यहाँ मिस्टर राणे हैं. मिस्टर राणे को ऑर्डर दी गई XYZ गुड्स बनाने की, उन्होंने वो बनाए. मैंने कॉल किसे किया? डंजो कॉल किया. डंजो 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 वाला मिस्टर राणे के पास गया. उसने मिस्टर राणे से ये गुड्स लिए और ये गुड्स डंजो वाले ने मुझ तक पहुंचाए. ये गुड्स डंजो वाले ने मुझ तक पहुंचाए. डिलीवरी टू कैरियर ये है. इंस्टॉलमेंट डिलीवरी मतलब क्या? मुझे 5 किलो का सामान चाहिए, सुबह में 1 किलो दिया, परसों 2 किलो दिया, उसके बाद आधा किलो दिया, ये कितने हो गए? 3.5, और फाइनली 1.5 किलो दिया. पार्ट डिलीवरी 20 यूनिट देने थे, 10 यूनिट दिए, अब पेमेंट करने तो आगे के 10 नहीं दूंगा. ये होती है पार्शियल डिलीवरी. ये होती है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी. ये होता है डिलीवरी टू कैरियर. आ रही है बात समझ में? आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट. आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट. अब आगे चलते हैं. अब देखते हैं कि क्या क्या होता है. डिलीवरी कैन बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग इन विच द पार्टीज एग्री. अब डिलीवरी कैसे भी हो सकती है. आपको एक एग्जांपल देता हूं. आजकल हर गली नुक्कड़ पे साला केक शॉप है. आजकल हर गली हर नुक्कड़ पे केक शॉप है. क्यों? क्योंकि आजकल लोग एक एक बर्थडे में साले 4-4 केक काटते हैं. मैं इसका लॉजिक आज तक समझा नहीं हूं. पापा की परी काट रही है साली 4-4 केक. व्हाट्स द लॉजिक? अरे मर जाएगी वो उतना केक खा के. आ रही है बात समझ में? द सिचुएशन इज, उस साली परी को ना केक भेजने वाले 4 लोग हैं, तो करते क्या है, वो देते हैं ऑर्डर जोमेटो में.
जोमेटो वाला पापा की परी को केक पहुंचाता है, आ रही है बात समझ में? तो डिलीवरी कुछ भी हो सकती है, या तो मैं खुद गुड्स लूं या तो मैं गुड्स किसी और को भेजूं। अब मेरे कोई दोस्त है जो इंडिया में नहीं रहते, उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, पर जब भी उनके पेरेंट्स को कुछ मेडिसिन या कुछ लगते हैं तो मेरे दोस्त उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो गुड्स की पेमेंट कंपनी ऑफ मेडिसिन को बाहर से मिलती है, लेकिन गुड्स मेडिसिन इंडियन पेरेंट्स को इंडिया में मिल जाते हैं। सो इजी, सो सिंपल। नाउ what is the effect of a partial delivery? A delivery of partial goods in progress delivery of the whole has the same effect for the purposes of passing the property as delivery of the whole, but delivery of part of goods with an intention of severing it from a whole does not operate as delivery of the remainder. मतलब certain goods are lying at the wharf, are sold in a lot. The seller instructed the wharfinger to deliver them to the buyer who had paid for them, and buyer therefore accepted and took them away and took away part, held that the delivery was for the whole. What is the meaning of this? ऋषि के पास कितने गुड्स है? 10 यूनिट है उसके पास। करण ने पेमेंट कितने की? 10 यूनिट की। ऋषि के गुड्स कहां पड़े हैं? एक गोडाउन में पड़े हैं या वेयरहाउस में पड़े हैं। पर करण का प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है ना, करण एक टाइम पे खाली 5 यूनिट की डिलीवरी ले सकता है, तो 5 यूनिट उसने टेकन कर दिया है और 5 यूनिट जो है ना वो वेयरहाउस में अभी तक पड़े हुए हैं, दे आर स्टिल लाइंग इन द वेयरहाउस। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। अब करण ने पेमेंट तो 10 गुड्स के कर दिए और लेके गया 5 ही, बोलता 5 बाद में आके लेके जाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में माना जाएगा क्योंकि पेमेंट शाहरुख की हो गई है, क्योंकि पेमेंट 10 की हुई, माना जाएगा कि ये 10 यूनिट्स डिलीवर हुए। क्यों हुए डिलीवर? क्योंकि आप ले गए ना 5। अब आपके प्रॉब्लम है, आपकी फैक्ट्री में जगह नहीं है, वो आप देखो ना यार, मेरे पे क्यों आप टेंशन डाल रहे हो? आप आओगे मेरे वेयरहाउस में गुड्स लेके चले जाओगे, वो आपका लुकआउट है, मेरे को क्या उससे? मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें। मैंने रखे एज अ वैल्यू ऑफ गुड्स, आओ और ले जाओ, कहानी खत्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी एनी apart from any express contract, the seller is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. एक बात को समझिएगा, एक बात को समझिएगा, जब तक कि बायर ये बोलता नहीं है कि मुझे डिलीवरी चाहिए, सेलर को कोई जरूरत नहीं होती है डिलीवरी करने की। बायर आके दुकान से गुड्स ले लेगा। आप आज जनरल स्टोर में कॉल कीजिए, आप उसे बोलिए कि मुझे कुछ आटा, कुछ चावल, कुछ 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 पल्सेस, कुछ चीजें चाहिए, कुछ सामान चाहिए। जनरल स्टोर वाला क्या बोलेगा? जनरल स्टोर वाला बोलेगा आप आने वाले हो कि मैं भेजू? वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं, जाते जाते ले जाऊंगा। बोलते ठीक है। ये जरूरी है समझना कि सिर्फ ऑर्डर देना डिलीवरी करने को कंपल्शन नहीं क्रिएट करता, डिलीवरी मांगी जाती है। आस्क एंड यू शैल रिसीव जो कहा जाता है, ये डिलीवरी के मामले में एकदम सच है। आस्क फॉर द डिलीवरी, यू विल गेट इट। अदरवाइज आई एम नॉट योर पर्सनल गॉडडैम पोस्टमैन। You need to understand. You need to understand this entire logic. Place of delivery. Debatable. Goods कहां मिलने चाहिए? ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के तहत चलेगा। यदि गुड्स कहां मिलेंगे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो जहां पर वो मैन्युफैक्चर होते हैं उसे प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाएगा। मैं आपसे गुड्स खरीदना चाहता हूं, पर मैंने आपको बोला ही नहीं है कि मैं गुड्स की डिलीवरी कहां पे लूंगा। मैंने पेमेंट भी कर दिया, आप भी बोलोगे यार भला आदमी है, पेमेंट दे दिया, गुड्स अभी तक लिए नहीं। मैं आपको बोलता हूँ हाँ गुड्स, बोलते गुड्स, तो बोलते हैं डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, गुड्स ले जाऊंगा। अरे फंटास्टिक। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या हुई? जहां पे गुड्स बने, ना कि वो जगह, ना कि वो जगह जहां पे आपने बोला कि गुड्स को डिलीवर कीजिए।
नेक्स्ट, टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी एक ऐसा वक्त होता है जो डिसाइड किया जाता है म्यूचुअली, ये समझना बहुत जरूरी है। आगे की बात, जब भी कभी भी ये डिसाइड नहीं किया जाता कि डिलीवरी कितने वक्त में की जाएगी, डिलीवरी एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में की जाती है। अब आप आज दोपहर में जोमेटो मंगाइए, आपको 45 से 50 मिनट तक, 60 मिनट तक वो जोमेटो की डिलीवरी मिलती है। ऐसा है क्या कि आज दोपहर में मंगाया हुआ जोमेटो, जो आपके दोपहर का लंच है, वो आपको कल सुबह के ब्रेकफास्ट में मिलेगा तो आप ले लोगे? मैं लूंगा और वही खाना ना वो जोमेटो वाले के सिर पे लगा दूंगा और उसका पैसा भी नहीं दूंगा। दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं अगर ये सिचुएशन में होता तो व्हाई? बिकॉज द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी। वेयर द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, डिलीवरी तब तक नहीं होगी जब तक कि थर्ड पार्टी ये मान नहीं लेता बायर को कि भैया आपके गुड्स हमारे पास पड़े हैं, आपके गुड्स हमारे पास पड़े हैं। ये जरूरी होता है। टाइम फॉर टेंडरिंग द डिलीवरी, जब तक कि एक रीजनेबल टाइम में गुड्स नहीं मिलते तब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं की जाती। देखिए, यू तो कुरियर और डिलीवरी 24 घंटे चलता है, बट अमेजोन की डिलीवरी रात को 9 बजे के बाद क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ रीजनेबल आवर फॉर मेकिंग अ डिलीवरी। हाँ, अभी आप रात को 3 बजे जोमेटो मंगाओ तो 3:30 बजे जोमेटो आ जाता है, क्योंकि आप भी बैठे हो ना बैटमैन बन के, आप भी निशाचर उल्लू की तरह रात को बैठे हो, तो साला रात को 3:30 बजे मिल रहा है। लेकिन अगर आपने अमेजोन में कुछ ऑर्डर किया है, आज ऑर्डर किया, तो कल सुबह 10 बजे मिल जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट इट कि रात को 3:30 बजे वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी जब तक कि कॉन्ट्रेक्चुअली बायर पे नहीं पड़ते तब तक कि दे हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर ओनली, क्योंकि ये सेलर की जिम्मेदारी मानी जाती है। डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, वेयर द सेलर डिलीवर्स द गुड्स ऑफ अ रॉन्ग क्वांटिटी, द बायर कैन रिजेक्ट देम। फॉर एग्जाम्पल ये एक बार मेरे साथ हुआ था। एक बार जोमेटो की डिलीवरी मेरे घर में आई थी और इट वॉज अ केक, इट वॉज कैश ऑन डिलीवरी। तो एक बार वो जोमेटो वाला आया, वो बोलता है केक है, मैं बोला नहीं यार मैंने तो नहीं ऑर्डर किया। फिर 5-7 मिनट बाद वो वापस आया, तो सर ये केक यही एड्रेस दिखा रहा है। मैं बोला कौन सा केक है बता? तो उसमें लिखा था डच ट्रफल। मैं बोला अच्छा है। ½ kg का केक था, कुछ 485 या 515 उसका टोटल था। मैंने मेरा जीपे खोला, देखा, बोला चलो लिक्विडिटी है अपने पास। बोला करने के लिए कुछ था नहीं। बोला इधर आ, ये मेरा तो नहीं है, तेरे दुकान वाले को पैसा मिलने से मतलब, तुझे पेमेंट मिलने से मतलब, खोल तेरा, मेरे से ले, मेरे को केक दे दे। उसने दे दिया, पता है मेरे को, वो परेशान हो गया था ढूंढ ढूंढ के, तो उसने दे दिया, पैसा लिया, मैंने केक लिया, मैंने खा भी लिया। और मेरे को सुनाई दे रहा था वो स्टेयरकेस पे चिल्ला रहा था जो एक्चुअल बायर था। बोलता है मैंने दे दिया आपके घर पे, आपके आदमी ने डिलीवरी ले लिया। वहां से वो उसको बोल रहा है मेरा कौन आदमी? मैं बोला तेरा आदमी गया खड्डे में और मैं वो केक खा गया। इट इज, मैंने पैसे भरे भरे, मैंने जबरदस्ती की नहीं की, पैसा भरा, उसने अपने मन से मुझे दिया, मैं केक खा गया। इवन इफ द क्वांटिटी इज रॉन्ग एंड द बायर एक्सेप्ट्स द गुड एंड ही विल पे फॉर देम, द डिलीवरी इज कंप्लीटेड, द डिलीवरी इज कंप्लीटेड। इस बात को समझना जरूरी है। वेर इट इज अ रॉन्ग क्वांटिटी बट द बायर से कोई बात नहीं, दे दे यार, एंड इज पेइंग फॉर इट, द गेम इज ओवर। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, the buyer is not bound to accept delivery in installment unless it is agreed. इंस्टॉलमेंट डिलीवरी तभी दी जाएगी जब ये एग्रीड होगा। डिलीवरी टू द कैरियर, it must be understood that delivery to the carrier is not considered to be a full delivery unless and until the contract mentions
कि कैरियर की जवाबदारी बायर की है। इस बात को समझिएगा। ऋषि सेल्स गुड्स टू करण। ये गुड्स की डिलीवरी के लिए कौन आता है? ये आता है डंजो, जेप्टो, ये सब आते हैं, जो भी होगा, ठीक है। ऋषि क्या करता है? गुड्स डंजो पर्सन को देता है। डंजो पर्सन क्या करता है? गुड्स किसे देता है? करण को देता है। अब मुद्दा समझो, अगर ऋषि की जवाबदारी करण तक गुड्स पहुंचाने की थी, तो ऋषि का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी खत्म होगा जब ये डंजो वाला करण तक पहुंचेगा। पर अगर ऋषि जो है उसकी जवाबदारी गुड्स बस डंजो वाले को देने की है, तो जब ये डंजो वाले को देगा तब डिलीवरी खत्म हो जाती है। डंजो वाला करण के पास कैसे पहुंचता है? वो करण और डंजो का हेडेक है। वो किसका हेडेक है? करण और डंजो का हेडेक है, वो ऋषि का हेडेक नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। I hope you're understanding this point. Am I clear about this, guys? Yes or no? Yes, sir. Right. We go to the next point. Go to the next point. अरे sorry sir. What is the next point? अरे क्या गम्मत चल रहा है? हाँ, sorry. Buyer's right to examine the goods. ये जबरदस्त है। आप लोग Amazon से गुड्स मंगाते हो कि नहीं? मंगाते हो। जब आप Amazon से गुड्स मंगाते हो तब होता क्या है? आपने अगर शर्ट मंगाया तो आपको वो शर्ट रिटर्न करने का एक पीरियड होता है। उस पीरियड में आप क्या करते हो? यदि आपने उस शर्ट का लेबल, उसका टैग नहीं खोला, नहीं काटा, तो आप उसको पीरियड के अंदर वापस कर सकते हो। आई बात समझ में? आप उसको वापस कर सकते हो। तो मुद्दा फंडा यही है, मुद्दा फंडा यही है, वो ये है कि जब तक कि आपने गुड्स को इंस्पेक्ट नहीं किया तब तक कि आपके ऊपर उनकी डिलीवरी को एक्सेप्ट करने की कोई जवाबदारी नहीं पड़ती। आप पहले गुड्स को देखें, अच्छे से उनकी जांच पड़ताल करें, उन्हें टटोल ले, उसके पश्चात आप बोले कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है मैं ले रहा हूं, तो डिलीवरी खत्म हुई। दरवाजे पे आ गया, ले लिया, तो फिर आप बेवकूफ। इस बात को समझिए। रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them, or when he receives the good, he does not act in a way which is inconsistent with the ownership. Acceptance is deemed to take place when he intimates the seller that he has accepted. Does any act to goods which is inconsistent with the ownership of the seller, मतलब he starts treating the goods as if he is the owner. Seller कौन है? owner है। Next, retains the goods after lapse of reasonable time. Retains the goods after lapse of reasonable time. छोटे पीरियड के बाद वो गुड्स उसी के पास है, तो ऑटोमेटिकली डिलीवरी दी जाती है। बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। मैंने आपको गुड्स बेचे, आपने वो रिटर्न किए, रिजेक्ट कर दिए, आप पे कोई जवाबदारी नहीं बनती कि वो गुड्स आप मुझे वापस करें। मेरे को आपके पास आना पड़ेगा और आपसे वो गुड्स लेने पड़ेंगे। और फाइनली liability of the buyer for neglecting or refusing the delivery of goods, where the seller is ready and willing to deliver the goods and the buyer takes delivery, and the buyer does not within a reasonable time request to take delivery, means क्या? वो बोलता है कि डिलीवरी लिया, या वो डिलीवरी लेने को रेडी है ऐसा सेलर को बोलता है, पर एक पॉइंट पे सेलर रुका है डिलीवरी देने के लिए और तब तक बायर ने डिलीवरी ली नहीं है, तो सेलर को जो खर्चा पड़ता है ना ये टाइम पे, ये बायर की जिम्मेदारी हो जाएगी उस लॉस को बेयर करने के लिए। मैंने ऋषि को बोला, ऋषि आप केटरर हो, आप 15 किलो बिरयानी बनाओ, कल मेरे यहाँ पे दावत है। ऋषि बेचारा 15 किलो बिरयानी बना के बैठ गया। मुझे फोन करके बोलते भाई बिरयानी भेजूंगा।
मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, खराब हो गई बिरयानी 2 दिन में। बिरयानी 15 किलो का खर्चा किस पे पड़ा? ऑफ कोर्स मुझ पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस बेचारे सेलर को बोला नहीं कि डिलीवरी तुम्हें करनी का है। अब उसे क्लियरली बोले कि डिलीवरी एक अमुक जगह पे कीजिए, और वो कोई भलते जगह पे गुड्स भेज देगा, तब अलग है, तब अलग है। यहाँ पे आप बोल ही नहीं रहे हो कि गुड्स देना कहाँ पे। वो बेचारा बिरयानी बना के बैठ गया और वो बिरयानी खराब हो गई। इसकी जवाबदारी? आपकी जवाबदारी। विद दिस योर यूनिट ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट is over. Your unit on sale of goods act is over. We can break for 10 minutes over here and then we can go to unpaid sale.